हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग एडुटेरिया का बीएसएससी सचिवालय सहायक वाला बुक प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट हम लोग 1, 2 और 3 कर चुके हैं और आज प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं, जो सचिवालय सहायक का एडुटेरिया का बुक है। और ये जो बुक है वो बिहार दरोगा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को, ये बुक के वीडियो को आप प्लीज़ बार बार देखिए। और इसमें हम लोग केवल जीके, जीएस और करंट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अपना सेट। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाला वायु प्रदूषक के कारण होता है। पूछ रहा है जो अम्ल वर्षा होता है वो किसके द्वारा होने वाला वायु प्रदूषक के कारण होता है। तो इसका ए नंबर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और बी में है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, और डी में है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायी होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल जो है वो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से किससे संबंधित है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन डी, जैव सुरक्षा समझौते से कार्टाजोना प्रोटोकॉल संबंधित है। देखिए, कार्टाजोना प्रोटोकॉल जो है वो 29 जनवरी 2000 ईस्वी को स्वीकार किया गया तथा 11 सितंबर 2003 से लागू कर दिया गया था। ये जो कार्टाजोना है वो जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8.6%। देखिए, 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6% है। सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सही है। ए में दिया है नोकखाइलेम अभयारण्य मेघालय, बी में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, और सी में है पेरियार अभयारण्य तमिलनाडु, और डी में है रणथंभौर अभयारण्य गुजरात। तो इसका सही आंसर 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नोकखाइलेम अभयारण्य जो है वो मेघालय में स्थित है, और जो नागरहोल है वो कर्नाटक में है, और पेरियार जो है वो केरल में है, और रणथंभौर अभयारण्य ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। ए में है हीराकुंड परियोजना महानदी, और बी में है काकरापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी, सी में पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, और डी में जायकावाड़ी परियोजना कृष्णा नदी। तो इसका 5 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जायकावाड़ी परियोजना कृष्णा नदी ये गलत है। और 5 का जो ये जायकावाड़ी जो ये परियोजना है वो कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। रूस तथा फिनलैंड के बीच कौन सा अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, इसका नाम क्या है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेनरहीन रेखा। देखिए, मेनरहीन जो रेखा है वो रूस तथा फिनलैंड के बीच है, और मैगी नॉट जो रेखा है वो जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है, और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है, और 49 डिग्री समानांतर जो रेखा है ये यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मेनरहीन रेखा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व पर्यटन संगठन इसका मुख्यालय 7 का ऑप्शन ए स्पेन में हो जाएगा।
जो स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड, यहाँ ये विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्थित है। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार की अवसर पैदा करना, जो पर्यटन स्थल है इसका कारण जो है वो पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है और पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना, इसीलिए ये पर्यटन संगठन को स्थापित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय ऑप्शन डी मनीला में स्थित है। ये इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 67 है। जो एशियाई विकास बैंक है इसमें 67 सदस्य शामिल हैं। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय जो टोक्यो, फ्रैंकफर्ट तथा वाशिंगटन डीसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और वायु सेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और जो विजय दिवस है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? इसमें से कौन सा ऐसा महल है जो अकबर द्वारा निर्मित कराया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर महल। जहांगीर महल अकबर द्वारा निर्मित कराया गया था जो आगरा में स्थित है, जबकि शीश महल, दीवाने महल तथा खास महल शाहजहां द्वारा निर्मित है। ये तीनों आगरा में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में जो है मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। देखिए ये जो मनसबदारी व्यवस्था है वो सम्राट अशोक के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया था। ये सैन्य व्यवस्था तथा नागरिक प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार इसमें से कौन नहीं था? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका प्रकाशन 3 नवंबर 1838 को हुआ था। इसका स्वामित्व बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के पास लंबे समय तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। जालियांवाला बाग जो नरसंहार रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। इसके विरोध में पंजाब के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई थी। उस सभा पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी जिससे हजारों लोग शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था? कौन ऐसा सुल्तान था जो फसल की जो नपाई का आधा राजस्व को मतलब वसूल लेता था? जो जितनी होती थी फसल उसमें से आधा राजस्व में वो ले लेता था। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ये लगभग 50% इसकी भू राजस्व थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1924 में। 1924 के जो कर्नाटक के बेलगांव में जो जगह है कर्नाटक में, बेलगांव में, वहीं पे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो 40वें नंबर की वो वहाँ बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष, इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का सी, हम्पी में। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। वर्तमान में यहाँ विजयनगर साम्राज्य के अवशेष देखे जा सकते हैं, इसलिए इसे यूनेस्को द्वारा विरासत स्थलों में भी शामिल किया गया है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात इसके अवशेष हम्पी
जो कर्नाटक में स्थित है वहाँ देखा जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है 17 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इसमें से कौन है जो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, भारत के किस मुगल शासक के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? पूछ रहा है गठन कब हुआ था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। 19 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। अकबर के शासनकाल में ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1919 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खुदाई खिदमतगार को किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। इसको देखिए 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा चलाया गया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से समर्थन प्राप्त था। यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था जो लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो किस देश से किया गया था? तो इसका 21 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 ही अनुच्छेद है। वहीं विश्व की सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू किया गया था? भारतीय संविधान में जो है संशोधन किया गया था और शिक्षा का अधिकार जो है कब से लागू कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010। देखिए इसमें जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। इसलिए संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया जिसके अनुसार राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, इसमें बोला गया था। और इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया था। देखिए इसको 2009 में जो है पारित किया गया था संसद द्वारा और 2010 में लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? इसमें से कौन सा ऐसा जो अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। देखिए जो ये भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकार का जो अधिकार है वो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराया जाता है, जबकि केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है 5 जो ये अनुच्छेद है वो केवल भारतीयों के लिए ही है। इसे मतलब कि और किसी को विदेशों को वालों को नहीं दिया जाता है। ये इसका सुविधा जो है 5 को केवल ये भारत के नागरिकों को ही प्राप्त होता है। और वह मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिक को तथा विदेशियों को समान रूप से प्राप्त होता है, जो भारतीय को और विदेशियों को जो प्राप्त होता है वो है 14, 20, 21 का क, 23, 24, 26, 27, 28 है। लेकिन ये जो 5 है 15, 16, 19, 29, 30 वो केवल भारतीय को ही प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन बी, लोकसभा स्पीकर को। जो लोक लेखा जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा स्पीकर को प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 352 के द्वारा ये आपात की घोषणा की जाती है। देखिए अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है।
क्वेश्चन नंबर जो 26 है ये है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन, जो एक विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। ये जो विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है और कौन ऐसा जो क्रिया है उसके बाद ये अधिनियम के रूप में बन जाता है, यही पूछ रहा है। तो 26 का सही देखते हैं, ये क्या दिया है 26 का, ए में दिया है जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, बी में है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, और सी में है जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता है, और डी में है जब सर्वोच्च न्यायालय उसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर देता है। तो इसका सटीक और सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था। तो इसका जो अध्यक्ष है इसका 27 का ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, इसलिए इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया था। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका 18 बोल रहे हैं, 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1989। देखिए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो 28 मार्च 1989 ईस्वी को प्रभावी हुआ था, और नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 ईस्वी में 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ए डी ब्रोगली। डी ब्रोगली के द्वारा इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति की खोज की गई थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे, मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है। मेंडलीफ द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई थी उसमें वर्गों की संख्या कितनी थी। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 9। देखिए, और आवर्त इसमें वर्ग की संख्या 9 और आवर्त की संख्या 7 थी जो मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया था, और इसके अनुसार तत्वों का भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 31, मिथाइल ऑरेंज को के क्षारीय विलयन का रंग होता है। मिथाइल ऑरेंज जो है इसका क्षारीय विलयन का रंग क्या होता है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पीला। देखिए, इसका ऑप्शन ए पीला इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय पूछ रहा है, इसलिए नहीं, इसका जो क्षारीय पूछ रहा है इसलिए इसका पीला हो जाएगा, और अम्लीय पूछता तो इसका गुलाबी हो जाता। और लिटमस का जो है अम्लीय लाल होता है और क्षारीय नीला होता है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 32 है इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। प्राकृतिक जो रबड़ है उसको कठोर करने के लिए, बहुत नरम होता है प्राकृतिक रबड़, इसलिए इसको अगर कठोर बनाना है तो इसमें क्या मिलाया जाएगा। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन। कार्बन के द्वारा इसे कठोर बना लिया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूबर, टायर आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एस्मेल टाइट निम्न में से किसका अयस्क है। एस्मेल टाइट किसका अयस्क है। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है वो एस्मेटलाइट जो है वो कोबाल्ट का अयस्क होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaS2 होता है। कैलेमाइट जिंक का एक इप्सम लवण मैग्नीशियम धातु का प्रमुख अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 34 है, उजला थोथा व्हाइट विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ZnSO4.7H2O इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से
किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? इसमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शनि। सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व शनि का होता है। इसका घनत्व जल से भी कम है, अर्थात इसे जल में रखने पर तैरने लगता है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है बढ़ते क्रम में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? कौन कौन सा ऐसा देश है जिसमें विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन डी अर्जेंटीना हो जाएगा। देखिए, विषुवत रेखा जो है वो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गेबोन, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती से होकर ये विषुवत रेखा जो है वो गुजरती है। जबकि ब्राज़ील जो है इससे होकर मकर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन है? एशिया में पूछ रहा है, एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मलेशिया। मलेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है। शीतोष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है उसकी वनस्पति को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए, मेसोफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति जीरोफाइट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य कौन है? जो हमारा पड़ोसी देश भूटान है, हमारा भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक उससे सीमा बनाता है? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। असम जो है वो सबसे अधिक सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों जो मध्य प्रदेश में है सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी 40 का ऑप्शन बी धूपगढ़ी हो जाएगा। देखिए, इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर यानी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्व से ताप्ती नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है। ये सैंडल पीक जो है वो किसमें स्थित है? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान हो जाएगा। सैंडल पीक की जो ऊंचाई है 738 मीटर उत्तरी अंडमान में स्थित है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जोवाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? जोवाई, सुकरी एवं जोजारी। तो इसका सही आंसर 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लूनी, कि ये सहायक नदियां हैं। ये लूनी एक ऐसी नदी है जो एकमात्र अंतर वही हो जाती है, वो मतलब जमीन के अंदर वो चली जाती है। लूनी नदी कच्छ के रण में जो है वो गायब हो जाती है। इस नदी की लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 नहीं, अब सीधे हम लोग 119 पे आएंगे, क्योंकि वो 43 से 118 तक जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। हम बता चुके हैं पहले आपको कि इसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग का पोर्शन नहीं करने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 119 पे आते हैं। एक गोलीय दर्पण की परिवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है। एक गोलीय जो दर्पण है परिवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? तो 119 का जो हो जाएगा, 119 का अब बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 119 है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, तो 119 का सही आंसर ऑप्शन ए ध्रुव पोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? तो 120 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, H बराबर I² RT इसका सही आंसर हो जाएगा। 121 है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया इसमें से कौन है? 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मक्खन का खट्टा होना। बाकी सब ये भौतिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 122 है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होता है? तो 122 का सही आंसर ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होता है।
क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? इसमें से कौन ऐसा घोल है जो विद्युत का चालक नहीं है? तो 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज का घोल। ग्लूकोज का घोल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, क्वेश्चन नंबर 124, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? जब प्रकाश की किरण है वो सघन से जब विरल में आती है तो ये किस दिशा में मुड़ जाती है? तो 124 का सही आंसर ऑप्शन बी, अविलंब से दूर तथा गति इसकी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? विभवांतर को बनाए रखने में 125 का इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सेल या बैटरी। क्वेश्चन नंबर 126 है, किसी वस्तु की विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी होता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 127 है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों को अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। 127 का सही आंसर ऑप्शन सी, पैलिएंटोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो 128 का सही आंसर ऑप्शन डी, हड्डी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है वो वयस्क में होता है और इस रोग का कारण शरीर में विटामिन डी की कमी होना है और विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकेट्स रोग होते हैं। वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस और जो बच्चों में है उसमें रिकेट्स हो जाता है। 129 है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? तो 129 का सही आंसर ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स द्वारा बैक्टीरिया के संक्रमण को हम रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में होता है, क्या होता है? तो 130 का सही आंसर ऑप्शन सी, नए जीव जनन माता पिता के समान होता है। नए जो जीव का जो जनक हो जाता है वो माता पिता के समान ही होता है। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो 131 का सही आंसर ऑप्शन सी, एंडोस्पर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 है, एक पौधों के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? पौधे के तने और जड़ का जो घेरा है किसके कारण बढ़ता है? तो 132 का सही आंसर ऑप्शन ए, लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा ये बढ़ता है। जब पौधों का अवरोही भाग है, जो जड़ जो है वो पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है और जिब्रेलिन्स हार्मोन जो है पौधे की लंबा करने तथा फूल बनने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही है? एक में है, कोशिकाओं से ऊतक और ऊतकों से अंग का निर्माण होता है। 2 में है, ऊतक शब्द का प्रयोग बिचट ने किया और 3 में है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है ऊतक कहलाती हैं। तो इसका 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 इसमें से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हिपैरिन के कारण जो है वो मानव जो रक्त है वो शरीर के अंदर नहीं जमता है। क्वेश्चन 135 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाए? इसका 135 का जो सही आंसर ऑप्शन बी, धान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? ए में है हैजा विवरियो कॉलरी, बी में है कोड या कुष्ठ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और सी में है टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी और डी में है प्लेग हेमोफिलस परटूटिस। तो इसका सही आंसर 136 का ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लेग हेमोफिलस परटूसिस हो जाएगा। 137 का है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो 137 का सही आंसर ऑप्शन बी, तमिलनाडु हो जाएगा।
10 से 31 जनवरी 2021 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है इसका आयोजन जो तमिलनाडु ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। यह एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। इस बार खिताब बड़ौदा को हराकर तमिलनाडु ने जीता है। देखिए इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जो तमिलनाडु जो जीता है तो किसको हराकर जीता है, तो वो बड़ौदा को हराकर जीत गया है। क्वेश्चन नंबर 138 है, सांस्कृतिक मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पराक्रम दिवस, जो 23 जनवरी को मनाया जाता है। 139 नंबर है, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 139 का ऑप्शन सी इसका हो जाएगा 2.97%, इसका सही आंसर हो जाएगा 139 का। 140 जो है, विश्व जल दिवस 2021 का विषय थीम क्या है, तो 140 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, इसका सही आंसर हो जाएगा। 141 है, 141 देखते हैं। 141 में कह रहा है आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है, तो 141 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, इसका सही आंसर हो जाएगा। 142 है, 2021 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो G7 जो शिखर है इसका आयोजन जो है एक सी जर्मनी में इसका आयोजन किया जाएगा। 143 है, द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर 143 का ऑप्शन बी राहुल पंडिता, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 144 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी, तो 144 का ऑप्शन सी उत्तराखंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। 145 है, अक्षय ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है कि उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जो है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पूछ रहा है, तो 145 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5वां। अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। भारत में संपूर्ण ऊर्जा का उत्पादन क्षमता देखिए 37,72,61 मेगावाट है, जिसमें 61.5% मेगावाट थर्मल पावर का है और 24.5% जो है अक्षय ऊर्जा का है और 12.2% हाइड्रो पावर का है और नाभिकीय का जो है 6,780 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 146 है, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 146 का ऑप्शन सी राजगीर में बनाया गया है। 147 जो है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीता है, 2022 का जो पूछ रहा है पर्पल कैप किसने जीता है, तो 147 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा युजवेंद्र चहल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 148 पे, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर का अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था, हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा, तो 148 का सही आंसर ऑप्शन बी प्रो राज कृष्णा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है, तो 149 का सही आंसर ऑप्शन बी MG रनाडे, इसका सही आंसर हो जाएगा। एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी जो है MG रनाडे के द्वारा और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया RC दत्त के द्वारा, सर्वोदय योजना जो है वो JP नारायण के द्वारा और गांधीयन प्लान जो SN अग्रवाल के द्वारा ये इसके द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 150 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो जवाहरलाल नेहरू 138 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। देखिए ये 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था तथा इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इस तरह हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।